Hello, my name is Dr. Nisha Rawat. I am Senior Spine and Cardiorespiratory Rehabilitation Consultant. आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसके लिए अवेयरनेस होना हम सबके लिए एक जिम्मेदारी का विषय है और अपने परिवार वालों के लिए भी एक जिम्मेदारी का विषय है. द कंडीशन इज कॉल्ड एज कैंसर. जब भी हम कैंसर के बारे में सुनते हैं तो मन में एक डर, घबराहट, अनसर्टेनिटी, क्यों, मुझे क्यों या मेरे परिवार वालों को क्यों, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमारे सामने आते हैं. ड्यूरिंग माय इंटायर करियर कोर्स आई हैव कम अक्रॉस मेनी पेशेंट्स ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट. जब हम उनको देखते हैं स्ट्रगल करते हुए बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ. पर आज हम बात करेंगे बिगनिंग की. कैंसर कहाँ से शुरुआत होता है, किस तरीके से शुरुआत होता है, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे पास है एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही कंपैशनेट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर चिन्मय. एंड आज डॉक्टर चिन्मय हमें इन चीज़ों के बारे में इंसाइट शेयर करेंगे. हेलो डॉक्टर चिन्मय. Hello. Thanks Doctor- for having me here. थैंक यू सो मच. डॉक्टर चिन्मय, कैंसर, जैसे आज मैं आपको बात बताऊं, हम पेशेंट्स देखते हैं, बहुत सारी कंडीशंस देखते हैं हम थ्रू आउट द डे. तो सबसे ज़्यादा डर अगर मैं भी कहूँगी कि मुझे लगता है तो वो कैंसर वर्ड से लगता है. टीबी इज़ ओके, स्ट्रोक इज़ ओके, बट कैंसर इज समथिंग जिसमें हमें पता है कि एक एज अ ले पर्सन जिसको लगता है कि आगे कुछ स्कोप नहीं है, मीन्स द प्रोग्नोसिस, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है. इस तरीके के जो थॉट्स हैं वो कैंसर के साथ जुड़े हुए हम देखते हैं. कैन यू प्लीज शेयर समथिंग अबाउट द कैंसर, व्हाट कैंसर एक्चुअली इज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर व्हिच आर प्रेवलेंट? आप बिल्कुल सही कह रहे हो. जब भी अगर हम किसी को अगर फैमिली में डायग्नोज होता है या किसी का भी निकल के आता है कि भाई कैंसर आया है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो सबसे पहले फैमिली का या पेशेंट का होता है, ओ माय गॉड कैंसर. यस. अब किसी को पता कुछ नहीं है कि कैंसर क्या है, बट ये इतना ड्रेडेड टर्म है कि इट गिव्स सच अ चिल इन योर बॉडी कि ओ माय गॉड कैंसर, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब बस घर पे सेवा कर लो, भगवान को याद कर लो. बट एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कैंसर. कैंसर क्या होता है? जब भी बॉडी में हमारे एबनॉर्मल तरीके से सेल्स ग्रो करने लग जाए, उसको ऑब्वियसली अगर एक बॉडी है, कहीं पे सेल है, अब वो एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए तो एक ट्यूमर टाइप का फॉर्म हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी कॉल इज कि कैंसर डेवलप हो गया है. अब कई बार बिनाइन ग्रोथ्स भी होती है, कई बार मालिग्नेंट भी होती है, कई बार होता है ना हमारी छोटी छोटी गांठें निकल आती है, डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं है. अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है? ऑब्वियसली डॉक्टर को तो दिखाना ही है श्योरिटी के लिए, बट अगर हम लोग खुद भी अपने आप को एनालाइज करें तो बहुत हार्ड गांठें होती हैं कैंसर की. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कैंसर की गांठें होती हैं वो एक मेटास्टाइज करने का, मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फैलने की क्षमता रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी के लंग में गांठ डेवलप हो गई है, तो लंग के अलावा बोन्स में, ब्रेन में, लिवर में, किडनीज में, यहाँ तक भी ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं. तो बेसिकली कैंसर अगर हम लेमन लैंग्वेज में माने तो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को हम कैंसर टर्म लेबल करते हैं. डॉक्टर चिन्मय, जैसे आपने बताया कि बिनाइन एंड मेलिग्नेंट, तो क्या हम अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि बिनाइन एंड मेलिग्नेंट में क्या फ़र्क है? क्या बिनाइन ज़्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है, या फिर मेलिग्नेंट है, या बोथ फॉल्स इन द सेम कैटेगरी? So absolutely benign and malignant are completely different. Benign नाम से ही लगता है बिनाइन, छोटा सा हल्का सा, तो दे आर वेरी सिंपल ट्यूमर्स, कुछ भी नहीं करना होता है, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, जस्ट ऑब्जर्वेशन. Malignant are the ones जिसको एक्चुअल हम कैंसर ग्रोथ्स बोलते हैं, विच एक्चुअली रियली रिक्वायर ट्रीटमेंट, और वो भी जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें. Okay. And like there is a data which says that by 2030, every ninth person will be suffering from cancer. So खुद से भी पूछती हूँ कि क्या I will be there in that number, 9 वाला number. Oh my God. So इसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे कि why the cases are rising so much? So yes, so रिसेंटली अभी एक ICMR का डेटा भी आया है कि 2025 में ही 1.5 मिलियन केसेस इंडिया में न्यू कैंसर के डिटेक्ट हुए हैं. जी. अब लेट्स अंडरस्टैंड कि कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं कि जो कैंसर का ग्राफ बस अप ट्रेंड में है, बढ़ता ही जा रहा है. नंबर 1 इज डाइटरी मॉडिफिकेशंस. आजकल हम लोगों के फास्ट फूड्स, अनहेल्दी ऑयल्स बहुत ज्यादा हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं. सेकेंडली, आजकल तो ट्रेंड बन गया ना अल्कोहल लेना, स्मोक Right. करना. तो ये हैबिट्स कहीं ना कहीं हमें एक कैंसर की तरफ प्रमोट करते हैं. देन ओबेसिटी.
वेरी कॉमन फॉर एवरीथिंग। आजकल हमारे लिए हाउस हेल्प है, हमारे लिए मशीन्स है, तो जितनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो बिल्कुल हैम्पर्ड है। अब फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर होती है, उसके कारण क्या होती है, ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू मेनी कैंसर, स्पेशली फीमेल्स की अगर बात करें तो यूट्राइन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर आर मेजर कॉजेज विच आर लिंक्ड विद ओबेसिटी। सो इन ऑल वी कैन से कि जो आजकल हम लोगों का एनवायरनमेंट हो गया है, जो हम लोगों की डाइटरी हैबिट्स हो गई हैं, जो हमारा डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी है, दैट कैन बी अ कॉज की जो इतने राइजिंग ट्रेंड हमारे को देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर चिन्मय, लाइक क्या ऐसा है कि कैंसर पहले भी था? आई मीन अवेयरनेस नहीं थी, मीडिया नहीं था, ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे, या फिर ये राइजिंग टाइम के साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, देयर एंडलेस फैक्टर्स आर देयर। तो क्या ये फैक्टर्स पहले भी थे, या जैसे जैसे समय बीत रहा है चेंजेस आ रहे हैं, उसने कैंसर को एक अलग ही लेवल पर जो है एक रीच करा दिया है? कैंसर तो पहले भी था, बट ये भी बात सही है कि जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, द नंबर ऑफ न्यू केसेस अपीयरिंग इज इंक्रीजिंग विद एवरी ईयर। ओके। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या फिर हम कहें कि विच इज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, सो ऑल दीज थिंग्स आर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग कि इतने नंबर राइज हो रहे हैं। ओके। जैसे हम कॉजेस की बात कर रहे हैं, तो हम अगर कैटेगराइज करें, सो देयर आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो आप कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में कुछ डिटेल में शेयर करेंगे? कई बार आजकल इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो गया है, जी। सो विच इज वन ऑफ द मेजर कॉज। अब बोल तो दिया कि चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डज इट इफेक्ट अस? सो व्हाट हैपेंस, इंडस्ट्रीज का वेस्ट होगा जो वाटर बॉडीज में जाएगा, यही वाटर बॉडी से क्रॉप्स को वाटर सप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के वेस्ट में हेवी मेटल्स होते हैं, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर इंजेस्टिंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, आजकल इतना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इतना हर जगह कंक्रीट 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 गार्डन्स हो गए हैं। राइट। सो व्हाट हैपेंस कि आपके पास इतनी लैंड ही नहीं है, सो द फार्मर्स विल बी यूजिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अगेन दिस इज वन ऑफ द एनवायरमेंटल कॉजेस व्हिच इज कॉजिंग so much increase in the cancer. So it means whatever we are consuming in our environment, be it the food, be it any liquid, be it the air, या फिर पानी हो गया, सब कुछ हो गया, ये कहीं ना कहीं पोल्यूटेड है, कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो लेके आ रहे हैं। Absolutely. एंड डॉक्टर चिन्मय, मैं जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगी कि जेनेटिक फैक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैंसर डेवलपमेंट में? सो यस, पीपल रियली वांट टू नो कि सबसे पहले अगर कभी कैंसर आता है, कोई ओपीडी में पेशेंट आया और उसको डायग्नोस होता है, फ्रेशली डायग्नोस, सबसे पहले पूछे मैम ये हमारे जेनेटिक्स के वाया हुआ है क्या? बट इफ यू लुक एट द जेनेटिक्स, इट इज ओनली 5 to 10% केसेस which are a cause because of genetics. Okay. Apart from that, everything is environmental or sedentary lifestyle or dietary habits which is leading to the cancer. So if we talk about the physiology part, like किस तरीके से एक sedentary, because we all are sedentary, like sitting is called as second smoking nowadays, तो इतना common है, मतलब मैं खुद की भी बात करूँ तो कभी कभार back to back when you have patients, so sometimes I say कि मैं 6 घंटा I'm just sitting only, तो ये बहुत common है, corporate sector, IT sector, sitting is everywhere। तो किस तरीके से हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो हम एबनॉर्मल ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमारा ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैसे कंट्रीब्यूट करता है उस चीज में, मतलब बॉडी में ऐसे क्या बदलाव होने शुरू हो जाते हैं? So basically, sedentary lifestyle, how it is involved is it causes weight gain. Weight gain is obesity. Obesity is kind of a inflammation. राइट। So all these factors have a interrelation to each other, and this obesity will finally lead to the causative agents for cancer. ओके, अच्छा, दिस इज आई थिंक द राइट वर्ड, द इन्फ्लेमेशन। तो आई Correct. थिंक जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हम इन्फ्लेमेशन उसके साथ हमेशा रहता है, सो अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन को भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इट वाज इन दी Can be a causative factor, but Okay. it's not a cancer per se. The uncontrolled inflammation. But yes, inflammation will lead to inflammatory changes.
which can develop into cancer at some or the other time. Okay, means chronic inflammation जो है वो एक trigger factor हो Trigger factor हो सकता है. Oh, and I think I was just going through this article which says that we all are somewhere having inflammations in our body. Absolutely. And it just maybe it's autoimmune, or I'm myself also autoimmune, so that way I always have interest in this. So I think ये बहुत common है. And Chinmay, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी. I saw this one movie in which it was like they says that the Gupta uncle used to be there, and Gupta uncle was not drinking, was not smoking. Even then he got cancer. So इससे बेहतर तो कर ही लेते कर लेते. So इससे क्वेश्चन निकलता which is very true. When I was watching that movie, I said it's very true. बहुत लोग होते हैं जिनका कोई हिस्ट्री नहीं होता. लाइक अगर हम बात करें कि कोई स्मोकिंग का हिस्ट्री नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, दे आर लिविंग इन द माउंटेन्स ऑल्सो, पोल्यूटेंट्स भी फ्री है, फिर भी वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल दे आर लिविंग, एंड इवन देन दे एंड अप इन द कैंसर. So there might be some changes in the genetics which might be leading to the trigger for cancer. So apart from the genetics also there could be certain other factors, because मैं अगर सब कुछ अच्छा कर रही हूँ अपने लिए, फिर भी I am somewhere I am prone to cancer. So वो मुझे कैसे पता चलेगा? I mean, So for this कि whether हमें cancer है नहीं है, और proper checkups, health checkups, so it's a routine which should be followed. सबसे पहले तो आज की डेट में कैंसर स्क्रीनिंग्स इज अ वेरी मच इनटू द टॉक. अब सबको पता है कैंसर स्क्रीनिंग करानी है, बट नोबडी नोज व्हाट इज कैंसर स्क्रीनिंग. नोबडी नोज कि हमारे को क्या कराना है स्क्रीनिंग में. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैंसर स्क्रीनिंग की, तो अगर हम फीमेल्स के लिए बात करें तो फॉर ब्रेस्ट कैंसर हमारे लिए जो एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल है वो है मैमोग्राफी. अब वो बात आती है कि कब करवानी चाहिए, कितने ड्यूरेशन में करानी चाहिए. तो एनी फीमेल who has completed 40 years of her age should start mammography screening. अब कब करवानी चाहिए? हर 3 साल में मैमोग्राफी की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. सेकेंड इज वेरी कॉमनली सर्वाइकल कैंसर्स. सो सर्वाइकल कैंसर्स में व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट विच कैन बी डन फॉर अ स्क्रीनिंग इज द HPV टेस्टिंग. प्लस और सिंपल टेस्ट होता है पैप स्मीयर. कुछ नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, सिंपल आपके बच्चेदानी के मुंह से हल्का सा पानी की जांच लेते हैं, एंड विद इन अ डे यू गेट द रिपोर्ट. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये कब शुरू करनी चाहिए. सो इट इज सेड कि फीमेल जब भी सेक्सुअली एक्टिव होती है, एज सून एज शी गेट्स सेक्सुअली एक्टिव, शी शुड स्टार्ट द सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग में क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया, पैप स्मीयर अलोंग विद दैट HPV. HPV क्या है? HPV is human papilloma virus. It's a virus which can cause few cancers. Common is one of the cervical cancers. Apart from that, oropharyngeal cancer जो हम गले का कैंसर बोलते हैं, and can also lead to penile cancers और anal cancers. So ये हमने बात किया फीमेल्स का कि ब्रेस्ट हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विक्स हो गया. मेल्स में वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो प्रोस्टेट कैंसर्स. फॉर देम थैंकफुली हमारे पास एक टेस्ट है विच इज अ ब्लड टेस्ट विच इज कॉल्ड एज PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट. आप ब्लड टेस्ट देते हो एंड यू गेट अ PSA वैल्यू. अगर एबनॉर्मली इंक्रीज होती है तो दैट गिव्स यू सम हिंट कि क्या पता BPH ना हो, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेट, जो सब यूजली सारे मेल्स में भर जाता है, और कुड बी अ प्रोस्टेटिक कैंसर एज वेल. नाउ कब करवानी चाहिए? सो यूजली prostate is a malignancy of elderly males, so the advised age is 45 years and above. Okay. So these are the few screening tests. जैसे हमें होता है ना कि हमें डर है, हमें कुछ हो तो ना जाए. Apart from that, आपका yearly blood test तो होते ही हैं. तो sometimes some silent blood cancers जो होते हैं can also be picked up, जो manifest नहीं हो रहे. So usually chronic leukemias जो होते हैं. Right. Apart from that, we don't have a blood test as a screening test. This is what I was about to ask. Ki, means system wise, areas wise, there are different types of cancer like located in the uterus or maybe the oral cavity. But क्या कुछ general test हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कैंसर? जितना हमने सुना है, जितना अर्ली स्टेज में आपको पता चले उतना ही उसका प्रोग्नोसिस पार्ट, ट्रीटमेंट पार्ट सक्सेसफुल रहता है. तो कुछ चेंजेस, कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट जिसके अंदर, या कुछ और चीज जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में साइंस एंड सिम्टम्स नोट कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि शायद कुछ ठीक नहीं है. लेट मी गो टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट, लेट मी आस्क माय ऑन्कोलॉजिस्ट कि इज समथिंग रॉन्ग विद मी. सिंपल ब्लड टेस्ट तो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे. वी डोंट हैव सिंपल ब्लड टेस्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज द योर ओन, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस. हाउ सेल्फ अवेयरनेस? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी कैंसर अगर डेवलप हो रहा है
कहीं ना कोई साइन एंड सिम्टम्स तो वो जरूर देगा। जी तो इस पे हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी लंप हो, कहीं पे भी कोई स्वेलिंग हो, मुंह में छाले हो जो नहीं भर रहे हो, या फिर चलते हुए सांस फूलना, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो डाइट कर रहे हैं, स्टिल हमारा वेट लॉस हो रहा है, देन फीवर विच इज नॉट सेटलिंग डाउन, रिकरेंट फीवर, इन्फेक्शंस, राइट बिकॉज ऑफ द रिपीटेड इन्फेक्शंस, और बार बार फीवर हो रहा है, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा। सो अच्छा, ब्लड आना अब कभी स्टूल में भी आ सकता है, ओरल कैविटी के थ्रू भी आ सकता है, या फिर यूरिन में भी आ सकता है। तो ये कहीं ना कुछ सिम्टम्स तो होते ही हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस, कि आप खुद अवेयर रहो कि ये कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको इमीडिएटली जाके डॉक्टर को मिलना है, रादर देन हम टेस्ट कराएं, हम वेट करें, अरे ये तो सिंपल सिम्टम्स है ना जो दे ही रहा है पेशेंट। I think you're absolutely right. I think the audience should also know this, that prevention is always better than cure. And like Dr. Chinmay said that, कुछ signs हैं जो आप early notice कर सकते हो. And there are many questions कि थकावट तो जनरल भी रहती है, बुखार तो जनरल भी रहता है. But like Dr. Chinmay said कि कोई ऐसा symptom, कोई एक ऐसा बदलाव जो persistent है, जो कम नहीं हो रहा, आई थिंक उसके लिए जो है मॉनिटरिंग जो है वो दैट इज मस्ट. ओके. एंड ये एक मैं पर्सनली भी आपसे पूछना चाहूंगी, लाइक आई एम ऑटो इम्यून, तो मुझे हमेशा ये रहता है कि क्या बीइंग एन ऑटो इम्यून, लाइक माई टीएलसी काउंट जो हमारे ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो एक अपर एंड पे रहता है, दो आई हैव नो टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स. सो क्या ऑटो इम्यून कंडीशंस जो होती हैं उनके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट हमें प्रायर कराने चाहिए, और वी शुड वेट फॉर द सिम्टम्स टू अपीयर? Can autoimmune become a cancer? Are there more chances for it to become a cancer? इसलिए मैं आपके पास एक बार आई भी थी when I had a lump here. Definitely, autoimmune conditions are a prerequisite for having a cancer. Definitely. So, what happens? How should you be aware of the things? Is number one, for testing, definitely we have the same simple screening test: breast cancer, cervical cancer, or any blood test. Apart from that, if at all you develop any symptom, and definitely अगर आपका total leukocyte count बढ़ा ही रहता है, then yearly अब blood checkup is mandatory. और अगर वो उसी रेंज में हवा कर रहा है, देन यू नो कि ओके ये तो मेरा इतना ही हवा करता है, देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। उससे कुछ एबनॉर्मल इंक्रीज होगा, देन यू शुड गेट अ साइन कि ओह माय गॉड आई हैव टू टेस्ट फर्दर और समथिंग। ट्रू ट्रू. यस, एंड आई थिंक बिकॉज कैंसर एक ऐसा वर्ड है जो एक बहुत फियर लेके आता है, तो वो आई थिंक जब आप उसके बारे में सुनते हो, या आई थिंक जब हम ऑडियंस को भी बता रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि सब अपने साइन एंड सिम्टम्स नोट कर रहे होंगे कि अच्छा मुझे कुछ ऐसा फटीक तो नहीं है इन दैट वे. तो मैं ट्रीटमेंट पे आना चाहूंगी. तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कैंसर की, तो हम किन किन ट्रीटमेंट पैरामीटर्स पे, आई मीन टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ कैंसर, कि किस स्टेज पे कैंसर है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो क्या साइकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी भी लाइक आई सेड कि बहुत फियरफुल होता है. जब हमें हुआ नहीं है, सुनने से हमें फियर लगता है, तो द पेशेंट्स हु आर गोइंग थ्रू इट, उनके लिए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड बिफोर दैट द स्टेजेस ऑफ द कैंसर? तो अगर हम कैंसर स्टेजिंग की बात करें तो यूजली अगर ब्रॉडली बोले तो हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 इज वेरी इनिशियल स्टेजेस, स्टेज 2 एंड 3 हम इनको लोकली एडवांस बोलते हैं, बट वेयर द ट्रीटमेंट इज स्टिल पॉसिबल। स्टेज 4 इज द एडवांस वर्जन, या फिर हम कहते हैं जो जहाँ पे कैंसर फैल गया है। स्टेज 1, 2 एंड एग्जैक्टली स्टेज 1, 2 एंड इवन स्टेज 3 cancers can be cured. However, Even stage 3? even stage 3, yeah, So I think ये stage 3 cancer can can also be cured. Yeah. So, but however, अगर हम stage 4 की बात करें तो here cure is not the thing, but palliation of the symptoms, life prolongation and better quality of life हमारा main stay of the treatment रहता है। जी. अगर हम ओवरऑल ब्रॉड डिवाइड करें कि कैंसर का ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। जी. नंबर 1 इज द सर्जरी। सर्जरी फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट में लंप है तो ब्रेस्ट की सर्जरी हो गई, लंग में है तो लंग की हो गई, ओरल कैविटी है तो उसकी हो गई। ऑब्वियसली all the modalities will depend on the stage and the subside. जी. So surgery is one part. Second is the radiation. Now what is radiation? So we use machines which direct the rays to treat the cancer. Okay. नंबर 3 हम कहते हैं सिस्टेमिक थेरेपी, जिसमें आपकी कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज होती है। अब सबको वो होता है कि कीमोथेरेपी होती क्या है, हम देते कैसे हैं। तो यूजुअली कीमोथेरेपी काइंड ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग्स होती है, जिसको हम नॉर्मल सलाइन में मेडिसिन को मिक्स करके
अपने वेन्स के वाया नॉर्मल कैनुला से हम देते हैं। आजकल तो बहुत ट्रेंड है इम्यूनोथेरेपी का, एवरीबडी वांट्स टू नो द इम्यूनोथेरेपी। सो व्हाट इज इम्यूनोथेरेपी? सो देयर आर सम मेडिसिन्स जो इट्स अ काइंड ऑफ अ कैंसर ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम मेडिसिन दे के आपका खुद का इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं, एंड दैट योर इम्यून सिस्टम बूस्टिंग विल हेल्प यू टू ट्रीट द कैंसर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने सर्जरी की बात कर ली, रेडिएशन की बात कर ली, सिस्टेमिक की बात कर ली, एंड वन इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट है CAR T cells. So usually CAR T cell. So usually these modalities are for blood malignancies per se. Okay. But yes, definitely I think in the future we might see CAR T cell coming up in the solid malignancies as well. ओके, सो डॉक्टर चिन्मय, CAR T cells मैंने पहली बार सुना है, आई थिंक ऑडियंस के लिए भी पहली बार होगा। आप कुछ इसके बारे में और बताएंगे? So what is CAR T cell? So what happens is कि फॉर एग्जाम्पल एक ब्लड कैंसर है जिसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने एक एंटीजन आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसमें बहुत सारा अबेंडेंटली अवेलेबल है एंड दिस इज कॉजिंग द कैंसर। नाउ व्हाट हैपेंस, हम पेशेंट की बॉडी से पेशेंट का ही ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से उसके टी सेल्स सेपरेट करते हैं। ये टी सेल्स को हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं एंड वी पुट अ सब्सटेंस व्हिच विल गो एंड डायरेक्टली किल दैट that antigen which we got positive. Then genetically engineer करके पेशेंट्स को वापस वही टी सेल्स दे दिया जाता है, बॉडी में जाके वो एक्सपैंड करते हैं टी सेल्स एंड देन दे विल हेल्प टू किल दोस कैंसर सेल्स। दिस इज अ वेरी न्यूएस्ट डेवलपमेंट व्हिच हैज कम दीस डेज एंड द रिजल्ट्स आर आल्सो वेरी नाइस। यूजली अभी के सेटिंग्स में जो रिलैप्स्ड केसेस होते हैं, रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं ब्लड कैंसर्स के, वी आर यूजिंग इन दोस केसेस, बट यस मे बी इन फ्यूचर विल सी इन अदर केसेस एज वेल। ओके, डॉक्टर चिन्मय, जैसे हमने बात किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक कीमो, रेडिएशन, व्हाट आर द डिफरेंट साइड इफेक्ट्स? आई मीन व्हिच वन विल हैव अ गुड प्रोग्नोसिस, या किसका साइड इफेक्ट कम रहेगा? शुड आई गो फॉर रेडिएशन, शुड आई गो फॉर कीमो? आई नो इट डिपेंड्स अपॉन द केस एंड द ऑन्कोलॉजिस्ट आल्सो, बट हम कुछ इस पे आप शेयर कर सकते हैं अपना insight? देखो, कैंसर का ट्रीटमेंट है तो इट विल डेफिनेटली कम विद बेनिफिट्स, बट यस विद द साइड इफेक्ट्स एज वेल। सो क्या होता है कि हमारे को वे करना है कि बेनिफिट ज्यादा है कि साइड इफेक्ट्स ज्यादा है, एंड देन यू हैव टू टेक डिसीजन। एंड ऑब्वियसली अगर एक कैंसर है जिसमें सर्जरी करनी है तो वो तो करनी ही है, अगर उसमें रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर कह रहे हैं रेडिएशन करनी है, देन करनी ही है। बट आज की डेट में सर्जरीज हैव बिकम वेरी स्पेसिफाइड, वेरी आजकल तो रोबोटिक सर्जरीज करवा रहे हैं, तो विच इज अ वेरी ब्लड लेस फील्ड जिसको हम कहते हैं ना, विद मिनिमम ब्लड लॉस। रेडिएशन की बात करें तो वी हैव एक्सेलेंट मशीन्स which will give the very site specific radiation की आसपास कहीं पे भी रेडिएशन का इफेक्ट ना आए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो पीपल आर ड्रेडेड कि कितना वॉमिटिंग होगा, नॉज़िया होगा, कोई हमारी आजकल बड़ा होता है ना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, तो एवरीबडी इज वेरी डियर टू देयर बाउल। यस, श्योर। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एज वेल, बट वी हैव सो नाइस मेडिसिन्स दीस डेज कि हम उनके साइड इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं, rather not taking treatment and versus taking treatment जिसमें हम साइड इफेक्ट टेक केयर करके चले, इट्स डेफिनेटली हमारा पलड़ा ऊपर हो जाता है कि यू हैव टू गेट द ट्रीटमेंट rather than just thinking of side effects and not taking the treatment. हाँ, राइट, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि हम कीमो कराएं या कीमो नहीं कराएं, है ना? सो दैट आई थिंक ये जो क्वेश्चन आंसर है आपका, ये काफी इस क्वेरी का रिजॉल्व करता है। अगर रिक्वायर्ड है तभी डॉक्टर ने बोली होगी, एंड डेफिनेटली उसका इफेक्ट होगा। अगर नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली समथिंग विल हैपन व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल। Dr. Chinmay, and out of curiosity, I'm asking, just going a little away from the medicine part, like, are there any non-medical treatment also which could help in treating the cancer? We are living in India, and India में there are a lot of alternative therapies. So, आपका व्यू पॉइंट क्या है? बिकॉज अभी भी कुछ रिमोट एरियाज के अंदर कैंसर के लिए डॉक्टर के पास अप्रोच नहीं किया जाता है, एंड जैसे कि हम लोग उसको नेचुरल तरीके से, देयर आर लॉट ऑफ सेंटर्स अवेलेबल जहाँ पे दिस यू डू दिस थेरेपी, दिस काइंड ऑफ नेचुरोपैथी, एंड इज इट अ मिथ, और लाइक ऐसा सच में होता है कि हाँ, सम कैंसर कैन बी क्योर्ड बाय द ऑल्टरनेटिव मीन्स आल्सो? So as of now, in my 10 years of experience, I haven't seen anybody getting cured of naturopathy or Ayurvedic therapy or homeopathic therapy. Okay. अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हैं, व्हाट ऑल्टरनेटिव थिंग्स कैन हेल्प द पेशेंट इज नंबर 1 फिजियोथेरेपी। राइट।
exercises. जी Number third is psychological health. You have to boost the patient and the family कि नहीं, your journey is not alone. We are there with you. right You come with us, we'll drag you through the treatment. So these are the alternative approaches which should be taken rather than sticking to a naturopathy, homeopathy or Ayurvedic therapies, which doesn't have any scientific evidence as of now as well. They do not have any scientific evidence to prove कि हाँ एक आयुर्वेदिक हमने लिया and we got cured of cancer. There's absolutely no scientific proof as of now. okay and Dr. Chinmay like I'm very foodie so the point is that अब रहता है हम क्या चूज करें अपने खाने में कि I can prevent my cancer so any advice on that So, a well balanced diet and a diet which is rich in food, which is rich in fruits and vegetables, is a very good diet. basically the anti-inflammatory और food. रिच इन एंटीऑक्सीडेंट. Antioxidants, व्हाट हैपेंस yes. कि जैसे हमारी बॉडी की मशीनरी है, जी. अब काम सेल्स अपना काम करेंगे, उसमें डैमेज भी होगा, उसमें फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होंगे. यही फ्री रेडिकल्स आगे जाके इंजरी करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और पूरा कैस्केड है. तो व्हाई नॉट टेक अ गुड फूड विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स Right. और ये जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं इनको जाके स्कैवेंज करें और ये वाला प्रोसेस को आगे मिटिगेट कर सके. ओके सो जो एंटीऑक्सीडेंट्स के सप्लीमेंट्स आते हैं लाइक अगर हम डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो दी सप्लीमेंट्स आल्सो दे हेल्प डेफिनेटली अगर हम लोग सी दिस इज ऑल इज प्रिवेंशन. राइट तो अगर जो हमने पहले बात करी थी नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक की, जी. यू कैन यूज इट इन प्रिवेंशन प्रिवेंशन में नॉट इट द right, क्योर पार्ट. right. तो उसमें हल्दी लेना है, आजकल होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड पानी, ग्रीन टीज हो गए, हल्दी का पानी हो curcumin गया. is very famous fancy these days Yes, curcumin what else So use anything, whatever you want in the prevention part. Definitely, they have some role or the other in prevention. Curcumin is really proven to to help in prevention of in prevention many diseases, not only Right. cancer but many other inflammatory conditions as well. ओके एंड डॉक्टर चिन्मय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गई दैट इज स्ट्रेस Stress and cancer, they are not related. दे आर नॉट रिलेटेड हम लोग अब एज अ ले पर्सन एंड इवन एज अ मेडिकल पर्सन ऑल्सो वी ऑलवेज सेज ज्यादा टेंशन मत ले यार तेरे को कैंसर हो जाएगा बहुत कॉमनली हम बात करते हैं बिकॉज दिस इज स्ट्रेस लीड्स टू आई थिंक मे बी इट्स नॉट डायरेक्ट Yeah, or it could it's be not indirect direct. What happens? Stress होगा तो ऑल्टर्ड ईटिंग होगी, और कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, घूम फिर के सारी बात वही आ जाती है. इनमें स्ट्रेस से कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है जो मेरी बॉडी में कैंसर Basically something related to hormonal thing which is causing cancer, but I think stress से sleep patterns disturb हो रहे हैं, then खाना पीना बिल्कुल disturb हो रहा है. जितना हम लोग stressed out रहते हैं, we tend to eat sweet. स्वीट खाते हो, फ्राइड खाते हो, कहीं ना कहीं जाके वो ओबेसिटी का कॉज कर रहा है. यू डोंट फील लाइक एक्सरसाइजिंग. आप बताओ अगर स्ट्रेस्ड आउट हो, यू डोंट फील लाइक वॉकिंग और यू डोंट फील लाइक टॉकिंग. वेरी ट्रू You are just lost in your own thoughts. Why not just leave it, meditate, and make your lifestyles better? Make your lifestyles healthy. Yes, absolutely. I think वो जो movies में दिखाते हैं कि there's someone who was in a lot of stress throughout his life and then he developed the cancer. So I think you're right कि ये एक direct नहीं, indirectly it affects you. Yeah. Ultimately, the bottom line is that you will develop inflammation in your body, be it with your food, be it with stress, anything will happen. Ultimately, it will lead to the inflammation in the body. Another important question is about the sugar intake. कि मैं चीनी ज़्यादा खाऊंगी तो मुझे शुगर हो जाएगी. अगेन इट इज रिलेटेड टू दी ओबेसिटी बिकॉज इफ यू ईट टू मच ऑफ शुगर तो ये ओबेसिटी कॉज करता है या फिर देयर इज एनी अदर डायरेक्ट कनेक्शन. इज इट अ मिथ और इज इट अ फैक्ट? It's a very big myth. मतलब जो हम लोग पेशेंट्स ट्रीट भी करते हैं ओपीडी में, एंड आई थिंक 70 to 80% पेशेंट का पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि हम इनकी चीनी बंद कर देते चीनी बंद कर देते फैमिली सबसे पहले ना उस हाँ. पेशेंट की चीनी बंद कर चाहे देगा. डायबिटिक हो चाहे नहीं डायबिटिक डायबिटिक है चाहे डायबिटिक नहीं है. हाँ. हम अगर डायबिटिक होता है पेशेंट उसको चीनी के लिए बंद करते हैं, हाँ. बट वो ब्लैंकेट रूल चला जाता है कि कैंसर के पेशेंट्स को चीनी बंद कर देनी है. राइट. इट इज एक्चुअली अ मिथ. देयर इज नथिंग कॉल्ड कि कैंसर सेल्स शुगर पे ही फीड करते हैं. Basically, all cells need sugar. It is not the cancer cells which will grow abnormally because of eating sugar. Basically, जो प्रॉब्लम है वो यही है कि शुगर खाने से ओबेसिटी होती है. ओबेसिटी के कारण जो कैंसर है, अब वो उसको घुमा फिरा के ऐसे बोल दिया कि कैंसर सेल्स ही बढ़ने लग जाते हैं शुगर से. ऐसा नहीं है. एब्सोल्युटली ऐसा कुछ नहीं है. बस कैंसर पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दे कैन वेरी वेल टेक शुगर. ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल शुगर बंद कर दो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग योर कैंसर जर्नी. हाउएवर अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, उसमें हम बोलते हैं कि अपना आप शुगर पे कंट्रोल करो.
So sugar can not directly cause the increase in the abnormal cells. So it can never cause cancer directly. Absolutely. Another thing about the intermittent fasting. So intermittent fasting can really help us in case during the cancer and before the cancer also. आई थिंक जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आया है, इट्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट शुड बी डन इन अंडर द प्रोफेशनल गाइडेंस, राइट? ये नहीं कि आप अनचेक कर रहे हो, पीपल गो फॉर 18 आवर्स फास्टिंग, 14 आवर्स Very फास्टिंग, aggressive. दिस इज अ वेरी अग्रेसिव थिंग। अ नॉर्मल जो हम लोगों की इंडियन प्रैक्टिसेस है, जब हम कहते हैं ना सूरज ढलने से पहले खाना खा लो, जो 7 o'clock से होता है, then next day you get up at 7, you take light some tea or coffee or just water, and then you start taking at 9 o'clock, तो वो कहीं ना कहीं आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर आप इंडियन हैबिट्स से देखो तो वैसे ही हेल्प हमारे कल्चर में रूटेड है ये चीज। एब्सोल्युटली। फास्टिंग हो गया इन जनरल भी स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम से भी गया। फास्टिंग मुझे लगता है कि साइंटिफिक रीजन ही है, क्योंकि आई थिंक जब हम फास्टिंग करते हैं तो क्या हमारे सेल्स की ग्रोथ पे कुछ उसका इम्पैक्ट रहता है? It is not about cells growth and all because of fasting and all. Intermittent fasting, how it is linked is, आपने एक टाइम ड्यूरेशन दिया है, उसमें आप ना कुछ भी नहीं खा रहे हो, so that gives the time for body to heal. It is not that cells are not growing or cells are dying. There's nothing like that. It gives the time to for your body to heal. Otherwise सारी एनर्जी आपने जो खाया है उसी को डायरेक्ट हो जाती है, राइट? now since you have a delta कि ठीक है 14 hours का है, 10 hours का है, 12 hours का है, so there's a delta where your body gets to repair for it, right? True, true. And another question I would like to ask, again, fact or a myth, बायोप्सी मत कराओ, बायोप्सी हो कराओगे तो कैंसर फैल जाएगा। एब्सोल्युटली। सबसे पहले वेरी कॉमन प्रैक्टिस, अगर फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट लंप आया, लंग में कोई मास आया, तो ऑब्वियसली डॉक्टर विल आस्क यू फॉर अ बायोप्सी। टीबी इज वेरी कॉमन, अब आपको क्या पता ये टीबी की गांठ है, इन्फेक्शन की गांठ है, कैंसर की गांठ है, तो बायोप्सी तो करवाना ही करवाना है। एंड यू विल नॉट बिलीव, ऑल स्टडीज 99.99% स्टडीज सेज कि अगर हम कोई भी मास है उसमें हम बायोप्सी करते हैं, देन उसमें कैंसर या कोई भी और चीज को फैलने का कोई चांस नहीं होता है। इट्स अ प्योर मिथ। एंड डेफिनेटली अनटिल अनलेस बायोप्सी नहीं है, तो आप कैसे आगे डिसाइड करो कि मैंने ट्रीटमेंट क्या करना है, क्या टाइप का ट्रीटमेंट है। हर ट्यूमर टाइप में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ कीमोथेरेपीज है। सो बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, इफ डॉक्टर हैज एडवाइज, दैट मीन्स वो भी अपने आप को सेफ करके चलेगा ना। ही विल नॉट एक्सपेक्ट टू डू समथिंग, he is not expected to do something which will cause harm to the patient, right? So if at all biopsy is safe, hence the doctor is asking you to get the biopsy done. राइट। डॉक्टर चिन्मय, एनी अदर मिथ फैक्ट जो आप नॉर्मली पेशेंट्स आपके पास आते हैं, दे आस्क यू एंड देन आप उनको बोलते हो अरे ये तो नहीं सोचना चाहिए था, ये मिथ है, ये फैक्ट So है? basically these are the two main myths, एक तो biopsy वाला and sugar वाला. These are the two major concerns. और number third is the exercise. Rather, I would like you to answer this question कि how do you think as a physiotherapist कि how can physiotherapy help the cancer people in their course of journey? डॉक्टर चिन्मय, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि क्या कैंसर एक बार क्योर होने के बाद वापस आ सकता है? आई मीन ये आप एक बार एक बैटल को लड़ सकते हो, पर उसी बैटल को दोबारा लड़ना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो आप इसके बारे में कुछ शेयर करेंगे प्लीज? सो बेसिकली थ्योरी है विच सेज कि अगर कैंसर सेल्स बॉडी में डेवलप हुए थे एंड यू टुक द एंटायर ट्रीटमेंट, सर्जरी कराया, रेडिएशन कराया, इवन कीमोथेरेपी भी करवाया, कई बार क्या होता है कुछ डॉर्मेंट सेल्स बॉडी में रह जाते हैं। यू वुड हैव हर्ड कि कभी जो डॉर्मेंट सेल्स होते हैं या जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, तो अगर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाए दे विल सर्वाइव द ब्लास्ट, राइट? सो सिमिलरली जो डॉर्मेंट सेल्स, अगर डॉर्मेंट कैंसर सेल्स बॉडी में रह जाती है, तो दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। एंड दीज डॉर्मेंट सेल्स व्हेन दे इरप्ट अगेन कैन कॉज कैंसर टू कम बैक। या फिर कई बार जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ जगहों पे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, अब रेकरेंस हो गया, बट रेकरेंस लिवर में आ गया, बोन में आ गया, सो दीज डॉर्मेंट सेल्स कैन ग्रो अगेन एंड देन दे कैन कॉलोनाइज वन पार्ट और द अदर। तो ये थ्योरी है कि यस डेफिनेटली वी हैव हर्ड अबाउट मेनी पीपल टेकिंग कैंसर ट्रीटमेंट। रिसेंटली ताहिरा कश्यप गॉट डिटेक्टेड विद recurrence of breast cancer again. So this is the theory behind what we can understand एज अ डॉक्टर कि दिस माइट बी द कॉज कि कैंसर क्यों वापस आता है। या हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते? स्कैनिंग टेक्निक्स, एनीथिंग, हाउ कैन वी स्कैन दैट डॉर्मेंट सेल्स आर देयर? That's why she got detected very early, because once you are out of the treatment,
there will be screening tests which will be advised by the doctor initially every 3 monthly and Okay. every 6 monthly and then every yearly for some duration, and then the doctor says ki it's now safe and then you don't have to screen yourself again and again. So post treatment there are few tests, regular visits, regular checkups which has to be done by the patient to detect the cancer recurrences as soon as possible. Okay. So again, I would like to come back to the dormant cell wala. So ये dormant cell means silent cell. Absolutely. It will again need a fresh environment for it to again cause a cancer. Absolutely. So again, the triggers will be there. Absolutely. So if after you have developed cancer, now you're cancer free. Again, if you are not living a good lifestyle, that can cause you trigger. So dormant cell mean है मेरे अंदर, but अभी active नहीं है. तो triggers हमेशा रहेंगे. It means कैंसर के बाद भी इवन 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो मेंटेन करना है वो बहुत नीडेड रहता है. That is very important. Right. Once अब तो आप इस जर्नी से निकल ही चुके हो, now तो all the more reason you should be very conscious about your diet, about your food, about your exercises, about your lifestyle. It is very important to incorporate all healthy activities in your life. Thank you so much, Dr. Chinmay. I myself got so many answers and I'm very sure audience को भी काफी चीजें समझ में आऊंगी. Any take home message for our audience? Cancer is not a death sentence. Early detection, early treatments can really make the lives easy, and you don't have to do this journey alone. Take us in your journey and let it be a fruitful journey.